पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके दिमाग में ये समझ में आने लगा कि कोरोना वायरस चला गया। और आमतौर पर पिछले साल आपको याद होगा मैक्सिमम लोग यही सवाल पूछते थे कि कोरोना वायरस खत्म कब होगा। तो मैं उसमें मजाक में कहता था कि ये किसी टेलीविजन चैनल के न्यूज एंकर से पूछ लीजिए, उन्हीं को पता होगा, डॉक्टर को नहीं पता होता। इसका मतलब ये है कि वायरस एक बार आ गया तो खत्म नहीं होता है। ये बड़ी समझने वाली बात है, हमारे बीच ही रहता है, चाहे पुराने से पुराने वायरस हो। पीक क्यों पकड़ा? वायरस में म्यूटेशन होने लगा। म्यूटेशन जब होता है तो अभी पर्टिकुलरली इस वायरस के डबल म्यूटेंट और यूके म्यूटेशन में क्या हो, इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गई, बहुत तेजी से मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट करने लगा। और फैटेलिटी रेट भी बड़ी दिख रही है कि इस बार सुन रहे होंगे कि निमोनिया होता है, इंसान 1-2 दिन में बहुत ज्यादा लंग इंजरी में हो जाता है, ऑक्सीजन डाउन हो जाता है। अब ये तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा 16 जनवरी 2021 को चालू हुआ था। अगर उस वैक्सीनेशन से हम मैक्सिमम लोगों को कवर कर लिए होते, क्योंकि अभी भी वैक्सीन वाले केसेस में संक्रमण जरूर दिखा है लेकिन जानलेवा नहीं हुआ है उनमें, तो हो सकता है हम मौत के दरों को कम कर सकते थे। लेकिन चलिए वो नहीं हुआ है। तो अब क्या है कि अभी लोगों को ये समझना होगा 2-3 इंपॉर्टेंट सुझाव। ये इसलिए डिटेल मैंने समझाया कि आप समझ सकें वायरस कैसे बिहेव करता है। 2-3 इंपॉर्टेंट सुझाव। जहां तक बहुत सारी नई नई स्टडी आ रही है उस पर चर्चा हमारी होगी कि एयरबॉर्न है कि ड्रॉपलेट है, ये है। लेकिन आज भी अक्षरशः 3 वही सत्य है कि आपको मास्क लगाना है। सीडीसी ने भी डबल मास्क की टेक्निक भी बोली है, और डबल मास्क की टेक्निक थोड़ी इफेक्टिव जरूर ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मास्क के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि मास्क लगाइए, मास्क प्रॉपर तरीके से लगाइए, मतलब नाक और मुंह दोनों को कवर कीजिए, हाथ धोइए, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को, अपने बच्चों को टच मत कीजिए, और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह सारी होती हैं, चुनाव, किसान आंदोलन, चाहे शाही स्नान, चाहे मस्जिद, मंदिर, मदिरालय, मॉल, मूवी, सब भीड़ भाड़ वाली जगह है। तो इसमें लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी जगह जहां भीड़ है वहां से अवॉइड कीजिए। ये करना है। तब जाके हमें 1.5 महीने बाद, आज जो जितने केसेज इन्फेक्ट हुए हैं, ये फर्दर जिनको इन्फेक्ट करेंगे उसमें रिजल्ट क्या आना, 1.5 महीने बाद हमें दिखेगा ट्रेंड कहां जा रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि जितने सुझाव एक्सपर्ट दे रहे हैं अगर उसको माने तो 1.5 महीने में के बाद ये केसेस कम होना चालू हो जाए। ये उम्मीद हम कर सकते हैं। जी सर, ये जो आपने अभी बीच में बात की थी, डबल मास्किंग की बात की थी, तो इसके बारे में ये कितना इफेक्टिव, क्योंकि पहले तो सिंगल मास्किंग की बात हो रही थी, कपड़े के मास्क की बात हो रही थी, फिर बाद में आया कि नहीं आप N95 लगा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया वीडियो आपने हाल में बनाया भी है हेल्थ ओपीडी के लिए, जो बहुत ही विस्तार के साथ आपने उसमें बताया था। फिर भी मैं चाहूंगी एक बार आप उसमें डबल मास्किंग वाला जो कॉन्सेप्ट आया है उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। बेसिक ये है कि एंट्री पोर्टल कोरोना वायरस का देखा गया है 2 ही मेन, मतलब सांस के रास्ते नाक के द्वारा जाए या मुंह के द्वारा जाए। आपके थ्रोट में जमा होगा, थ्रोट से ये आपके फेफड़े तक पहुंचेगा, या इस बार एटिपिकल वायरस इंटेस्टाइन तक भी पहुंच रहा है, मतलब डायरिया, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, इस तरह की तकलीफ हो रही है। तो ये तो समझिए कि एंट्री पोर्टल, इसके घुसने का दरवाजा यही है। और कुछ केसेस ऐसे दिखे गए जो आंख के रास्ते, मतलब आंख में कोरोना वायरस कंटामिनेट हुआ और जो आंसू हमारे बनते हैं उसकी ओपनिंग, नेजोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं, वो नाक में होता है। तो अल्टीमेटली आंख के रास्ते घुस के वायरस फिर नाक में ही आया, नाक के द्वारा गले के अंदर गया। तो इसको कवर करना है। सिंगल मास्क में 3 प्लाई होता है जो सर्जिकल मास्क होता है, मतलब 3 लेयर होती है, और उसका मैकेनिकल फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे फिल्टर लगा और ये वायरस को अंदर जाने से रोका। तो क्लॉथ मास्क वर्सेस सर्जिकल मास्क पहले समझें। क्लॉथ मास्क की इफेक्टिविटी सर्जिकल मास्क से 50% कम है। क्लॉथ मतलब फैब्रिक। फैब्रिक में अब जब घर पे आप मास्क बना रहे हैं, इसकी बात आई क्यों चर्चा में समझने की जरूरत है। मास्क की कमी होने लगी, शॉर्ट सप्लाई होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग जितनी नहीं थी उससे ज्यादा डिमांड होने लगा। तो हुआ कि कुछ तो बचाव हो, तो कुछ बचाव से हुआ मास्क। मास्क लेकिन गमछा नहीं है। जो आप देखते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग गमछा लगा के दिखा रहे हैं, ये भी काम करेगा, गमछा मास्क नहीं है। दुपट्टा मास्क नहीं है। मास्क बनाने की तरकीब होती है जिसमें कम से कम 2 लेयर, 2 सतह, और क्लोजली निट, मतलब टाइटली जो फाइबर्स जिस कपड़े में बंधे हों, जिसमें पोर्स कम से कम हो, वो लें, और बीच में एक एब्जॉर्बेंट लेयर होती है, इसकी सिलाई करें और लूप कान पे लगने के या सर पे लगने का ऐसा टाइट बनाएं जो इसको कवर कर ले। अब आती बात सर्जिकल मास्क की। सर्जिकल मास्क मॉइस्चर के कारण कुछ घंटे के बाद इनइफेक्टिव होने लगता है। N95 की इफेक्टिविटी कुछ ज्यादा घंटों के लिए है और फिल्ट्रेशन भी कम है, मतलब कम
पॉलिटेंट्स को अंदर आने देता है। तो टेक्निक आई कि डबल मास्क कर दो। डबल मास्क मतलब और मैकेनिकल बैरियर बढ़ा दिया। तो डबल मास्क जरूर ज्यादा इफेक्टिव है। एट द सेम टाइम पब्लिक इनकन्वीनियंस देखिए, नॉर्मल मास्क लगाने में कितने एक्सक्यूज होते हैं कि दम घुटता है, सांस नहीं आ रही है, तो डबल मास्क में ज्यादा तकलीफ होगी। तो डबल मास्क में ये है, मेरा रिकमेंडेशन ये है, 2 सर्जिकल मास्क की बजाय आप एक क्लॉथ मास्क लगाएं जो घर में बनाया हो। टेक्निक जैसे मैंने थोड़ा सा बताया, डिटेल में कभी और बताएंगे। और उसके ऊपर एक सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क लगाएं। जब बाहर से काम करके खत्म करके लौटें तो डिस्पोजेबल मास्क को आप डिस्कार्ड कर दें, दोबारा इस्तेमाल ना करें, और अपने कपड़े वाले मास्क को क्लीन करके ड्राई कर लें और उसके बाद इसको दोबारा इस्तेमाल करें। मतलब आपको कई क्लॉथ मास्क रखना पड़ेगा। डबल मास्किंग ज्यादा प्रोटेक्टिव है, ये बात सही है जी। सर अभी चूंकि हम लोग जब शुरुआत में बात कर रहे थे वो सेकेंड वेव की बात कर रहे थे, तो अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स चीजें बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, तो हो सकता है कि जो हमारी जो ये वेव है, ये सेकेंड वाली वेव 1.5-2 महीने में कुछ कम हो जाए, जैसा कि आपने एक संभावना जताई है। तीसरी लहर की बात अगर हम करें, हालांकि मुझे लगता है कि ये थोड़ी डराने वाली बात होगी, लेकिन कई बार हम लोग को आगे फोर्सी, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये सेकेंड वेव आएगी और इस तरीके से आएगी, इतने खतरनाक तरीके से। तो क्या तीसरी वेव की भी एक संभावना बनती है, और अगर ऐसा है तो कब तक हो सकती है और किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं? कब तक हम लोग को एहतियात बरतनी होगी? जी। दूसरी वेव जो अभी आई है, हम लोगों के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। मैं इंडिविजुअली कई टेलीविजन चैनल पे कह भी रहा था, यूके से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं। यूके में सेकेंड वेव बहुत खतरनाक आई थी जनवरी के महीने में। हमने कहा था अभी समय है, अभी सारे इंतजाम कर लो। जिसमें जनवरी में वैक्सीनेशन जब स्टार्ट किया था, मैंने कहा था वैक्सीनेशन की ड्राइव भी और फास्ट करो, और 18 ईयर प्लस में ट्रायल हो चुका है, प्रोडक्शन बढ़ाइए, नहीं तो बाहर के वैक्सीन को ओपन कीजिए और लगवाइए सबको। एनीवे, नहीं हुआ, तो हम 3 महीने पीछे अब सेकेंड वेव में हम आ गए हैं। सेकेंड वेव से थर्ड वेव में आने की गुंजाइश, अगर आप कहिए कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। साइंटिफिकली थर्ड वेव, फोर्थ वेव या ऑनगोइंग वेव आ सकते हैं। क्या हमें बचा सकता है? अगर हमने इसके ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ दी। कैसे तोड़ सकते हैं? हर्ड इम्यूनिटी अचीव करें, पहली बात। मतलब अधिकतम लोगों को वैक्सीनेट कर दें, या इन्फेक्शन के बाद उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडी की मात्रा, प्रचुर मात्रा मौजूद रहे, तो ये चेन ट्रांसमिशन रुक जाए। कितने आबादी? तो अगर मान लीजिए हम मानते हैं आज 135 से 138 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, तो लगभग इसका 70% इम्यून हो जाए, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव करेंगे, एक पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हमने इसमें डिले कर दिया हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में, तो कोरोना वायरस म्यूटेशन करता रहेगा, और नए स्ट्रेन में हो सकता है पुरानी एंटीबॉडी काम ना भी करे, पुराना वैक्सीन काम ना भी करे, इसकी भी गुंजाइश होती है। तो फिर से आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये क्या मैसेज दे रहा है कि जितना फास्ट हो सकता है वैक्सीनेशन प्रोसेस को करें, अगर थर्ड वेव आपको अवॉइड करना है, और 70% आबादी तक इनोकुलेट हो जाए। आपके इनोकुलेशन से मतलब दोनों डोज जिनको लग जाए और एंटीबॉडी की मात्रा पूरी हो जाए, तब हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। अन्यथा थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ऑनगोइंग वेव चलते रहेंगी। जी। सर चूंकि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत सारे लोगों में एक भ्रम है, बल्कि भ्रम है या सच है ये तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, आई थिंक 15-20 दिन के लिए, जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, और ऐसे में जो कोरोना वायरस है उसके अटैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी। जी, पिछले साल भी ऐसी अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं बहुत फैली थी, और उसका हवाला देते हुए मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग समझे सच्चाई कितनी है। याद कीजिए 2020 में बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग, अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं फैला रहे थे कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं होगा क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का देश है और बीसीजी लगा हुआ है। मलेरिया एंडेमिक कंट्री है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लोग खाते हैं इसलिए नहीं होगा। गर्मी आने पे कोरोना खत्म हो जाएगा, गर्म पानी पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अल्कोहल पीने वाले लोग उसका जस्टिफिकेशन देते थे कि अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर में है, तो अल्कोहल पीते हैं, जो शराब पीते हैं उनको कोरोना नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि इसमें से सारी बातें झूठ निकली। तो इसी अवैज्ञानिक परिकल्पना के तहत इस बार की अवैज्ञानिक परिकल्पना ये निकली है कि वैक्सीन लगाने के 10 दिन के अंदर इम्यूनिटी वीक होती है और कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से हो सकता है। देखिए, अब इसको समझने की जरूरत है। वैक्सीन क्या है? कोरोना वायरस का एंटीजन हम शरीर के अंदर पहुंचाते हैं,
और बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। ये जब भी फॉरेन पार्टिकल से देखता है उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता बनाने लगता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म हमारा अलग होता है, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, जो हर तरह के फॉरेन बॉडी पे काम करेगा। लेकिन कोरोना वायरस स्पेसिफिक एंटीजन पे काम करने के लिए एंटीबॉडी बनने लगती है। तो उस 10 दिन का पीरियड इसलिए लोग घबराए हुए हैं कि उस समय शरीर एंटीबॉडी बना रहा होता है। तो लोगों को लगता है ऐसा तो नहीं एंटीबॉडी बना रहा है तो हम ज्यादा ससेप्टेबल नहीं है। आपकी ससेप्टेबिलिटी उतनी ही है जितनी एक कॉमन व्यक्ति की है। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बिल्कुल ना डरें, ऐसी कोई बात नहीं है, वैक्सीन लगवाएं और 10 दिन के बाद एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है। सेकेंड डोज के, बूस्टर डोज के बाद उसकी मात्रा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंटीबॉडी का लेवल इतना हो जाता है कि अगर इन्फेक्शन हो भी तो थ्रोट में कोलोनाइजेशन होके कोरोना वायरस रह जाए, जिसको हम कहते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आए लेकिन आपको बीमारी ना हो, मतलब जानलेवा ना हो, ये हो जाता है। इसीलिए कई लोग ये भी कहते हैं वैक्सीन लगाया लेकिन फिर भी पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होना और बीमार होने में अंतर है, मतलब संक्रमण और बीमारी दोनों अलग चीज है। तो सर यहाँ पर ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने वैक्सीन लगवाया और एंटीबॉडीज आपके अंदर बन गई, तो क्या इसका एक टेस्ट कराना चाहिए सबको, ये चेक करने के लिए कि जी एंटीबॉडीज बनी तो किस लेवल की बनी, और कितने दिन के बाद कराना चाहिए, और क्या सबके जी लिए ये रिकमेंडेड है? देखिए, कायदे से मुझे आपकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही होता है, मेडिकल जर्नलिज्म जो लोग कर रहे होते हैं उनकी सोच बिल्कुल वैज्ञानिक होती है। ये जो सवाल आपने किया बहुत ही वैज्ञानिक सवाल है। ये सच है कि एंटीबॉडी का लेवल चेक होना चाहिए। क्यों चेक होना चाहिए? कि वैक्सीन का क्लेम क्या किया जा रहा है कि 72 से 80% प्रोटेक्टिव पावर है, मतलब रोकथाम की क्षमता इसकी 72 से 80% है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनमें एंटीबॉडी नहीं बनी? इसको तभी हम जान पाएंगे जब हर व्यक्ति का टेस्ट हो। लेकिन अभी हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीन लगाने में। तो आप वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए, ये मान के कि हो सकता है आप कहीं 28-30% में उन ग्रुप में पड़े हों जिनको एंटीबॉडी नहीं बनी हो। लेकिन जब इसकी फैसिलिटी इजिली अवेलेबल हो जाएगी एंटीबॉडी टेस्टिंग की, तो सब लोग अपना टाइटर करा के देख सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस वी वायरस, जिसके हेपेटाइटिस जिससे होती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं, उसका एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग कराते हैं अगर हमें बूस्टर डोज की जरूरत होती है। तो इसकी भी जांच आगे भविष्य में आ जाएगी जब कॉमन हो जाएगी। लेकिन अभी हमारा फोकस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में होना चाहिए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने में होना चाहिए। जी सर। सर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ये श्वेता है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि मैं और मेरे हस्बैंड डेली बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे में हम किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस से? जी, बाहर निकलते हैं, काम करना ही पड़ेगा, सभी लोग जा रहे हैं। प्रोटेक्शन के तरीके वही हैं, प्रॉपर मास्किंग, हाथ धोना और गैदरिंग अवॉइड कीजिए। गैदरिंग अवॉइड करने से मेरा मतलब ये है कि अननेसेसरी, जैसे पिछले साल इस समय सभी लोग लॉकडाउन में पड़े थे, तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी चीज की कमी हो गई थी? अगर आपने मूवी थिएटर में जाके सिनेमा नहीं देखा, या फास्ट फूड पिज्जा नहीं खाया था, या होटल में घूमने नहीं गए थे, या बाहर घूमने नहीं गए थे, तो अभी अपने बाहर आउटडोर एक्टिविटी को जितना कम कर सके कम कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां अननोन लोग हों, अननोन से मतलब जिनके बारे में को पता नहीं है कि वाकई ये इन्फेक्टेड हैं नहीं है, या इनको कोई लक्षण है कि नहीं, क्योंकि सुपर स्प्रेडर बहुत हैं अभी, इसीलिए तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे लोगों से ना मिले। मास्क इस्तेमाल करने की तरकीब बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि उसके गलत तरकीब से संक्रमण अंदर पहुंचता है आपके। तो मास्क का सतह जो अंदर आपके स्किन के टच में है, वो कभी भी बेयर हैंडेड, नंगे हाथों से उसको ना छुएं। लगाने के बाद जब उतारें तो हाथ जरूर धोएं। ये 2-3 प्रिकॉशन, बेसिक प्रिकॉशन है, इसको आपको करना होगा, इससे आप बचे रहें। जी। सर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो भी आपने कहा कि जहाँ भीड़ भाड़ है वहां ना जाएं, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पार्क जा रहा है, और पार्क ऐसी जगह जहाँ पे कि सपोज मेरे घर के सामने जो पार्क है वहाँ बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, काफी काफी बड़ा है, बहुत खुला पार्क है, या फिर मैं अपनी लेन में नीचे उतरती हूँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है वहां पर, तो मैं वहां पर वॉक करने के लिए जा सकती हूँ या फिर नहीं? ये सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि अभी जो ये एयरबॉर्न की बात हो रही है कि ये वायरस जो है ये सतह से नहीं आ रहा है, हवा में मौजूद है। तो ये हवा में मौजूदगी का मतलब क्या मतलब है, कि कहीं भी मौजूद है, या जहाँ पर कोई कोरोना का पेशेंट रहा
उसकी वजह से वहां पर मौजूद है, कितनी देर तक रह सकता है, इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो अगर आप हमें क्लियर कर पाए तो। जी। जी, द लैंसेट हमारे मेडिकल जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई है। और मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है, हर समय रिसर्च करता रहता है, देखता है। जैसे पहले ये हुआ था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, जी। मतलब जब इंसान बोलता है, खांसता है, छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट, छोटे ड्रॉप्स वायरस को लेके फेफड़े से लेके बाहर निकलते हैं और कहीं सतह पे जमा हो जाए, उस जगह को हम छूते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर जा सकता है, नाक मुंह के रास्ते, या सामने खड़ा व्यक्ति कोई हमारे ऊपर छींक दे, खांस दे, इससे आ सकता है। लेकिन डॉक्टर उस समय भी इस तरह से इस चीज से फुल्ली कन्विंस नहीं थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल इसी समय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी और ट्रेवलिंग की हिस्ट्री पूछी जाती थी कि कोरोना टेस्ट उसी में आरटीपीसीआर होगा, ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है। तो क्यों ऐसी हिस्ट्री पूछी जाती है कि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी कोरोना पॉजिटिव के आए हैं तभी आपको संक्रमण होगा। लेकिन हम इससे क्यों नहीं संतुष्ट थे? आईसीएमआर से बार बार हम लोग सवाल पूछते थे, आईसीएमआर से रिपोर्ट आती थी, वी आर नॉट इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आज तक भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है वी आर इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सेकेंड वेव आ गए, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए। तो हमारे मन में यही सवाल बार बार उठता था एज ए डॉक्टर कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, जिस व्यक्ति की ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो ये वायरस आया कहां से उसके शरीर में? तो ये एयरबॉर्न डिजीज थी, हमें तब भी पता था, लेकिन तब हमारे पास एविडेंस नहीं था। अभी लैंसेट में पब्लिश हुआ, एविडेंस आ गया कि एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। पहले ड्रॉपलेट की जब बात करते थे, एक सर्टेन देखा गया था कि 4 या 5 फीट के बाद ड्रॉपलेट सेटल डाउन हो जाता, उसके बाद फ्लोट नहीं कर रहा था। तो ये 6 फीट की दूरी का कॉन्सेप्ट वहीं से निकाला गया। अभी क्या आ गया, एयरबॉर्न डिजीज, मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस या इस तरह की चीजें हवा में घूमती रहती है पार्टिकल्स में, या फॉर एग्जाम्पल प्रदूषण, पोलिटेंस, कार्बन पार्टिकल्स जैसे हवा में सस्पेंडेड है, वायरस भी हवा में सस्पेंडेड है। स्टडी जो लैंसेट में पब्लिश हुई क्लोज्ड रूम की स्टडी है कि बंद कमरे में, बंद हॉल में अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो कितने घंटे, 3 घंटे तक ये वायरस देखा गया हवा में घूम रहा है। तो बंद कमरे में ज्यादा संक्रमण की क्षमता होगी या संभावना होगी। जो आपने उदाहरण के लिए पूछा, पार्क में घूमना, टहलना, या खुली जगह में जहां कोई नहीं है, अगर वहां पे कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है तो वायरस वहां नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वाराणसी का वायरस उड़ता हुआ हवा में दिल्ली पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक सर्टेन लेवल तक फ्लोट करता रहता है, फ्लोट करने के बाद डीनेचर्ड होके सेटल हो जाता है ग्राउंड पे। तो अगर ऐसी जगह आपके पास उपलब्ध है जहां आसपास कोई नहीं हो तो वहां पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन एहतियातन मास्क लगाना है। क्यों? क्योंकि सामने से फिर कोई व्यक्ति आ रहा है, उस समय आप मास्क ढूंढने नहीं जाएंगे, तो आप उस समय मास्क रखिए, अपने पास लगा के रखिए, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। सडनली कोई कोरोना पॉजिटिव सुपर स्प्रेडर जिसको तकलीफ नहीं है आपके पास से गुजरे, तो वहां वायरस अगर छोड़ता भी है तो आपके अंदर तक ना जाए, इतना है एहतियात रखना है। जी। इसका मतलब ये है कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही बंद रहना है, लेकिन आप मास्क लगा कर जाएं। ये ना सोचें कि वहां पर चूंकि आप पेड़ है, पौधे हैं, खुली हवा है, तो वहां पे वायरस नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कोई आपसे पहले वहां से गया हो और वो वायरस वहां छोड़ कर गया हो। सर यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब घर में किसी को कोई किसी को कोरोना होता है और उसको एक रूम के अंदर आइसोलेट कर दिया जाता है, तो कितने दिन तक, मान लीजिए 10 दिन के बाद बुखार कम हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उस पर्टिकुलर कमरे या फिर एरिया में कितनी देर तक वायरस का असर रह सकता है उस जो मरीज है उसके बाहर आने के बाद? मतलब कब उसको सैनिटाइज करना चाहिए या क्या सही तरीका है? क्योंकि जैसे अब एयरबॉर्न की बात हो रही, तो कोई अगर दूर जा रहा है उस कमरे में तो उसके भी चांसेस होंगे बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। होने के। तो अगर जी। खास करके मेट्रो सिटी जैसी जगह में जहां घर छोटे होते हैं, तो प्रैक्टिकली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अगर ये एक व्यक्ति घर में पॉजिटिव हुआ है तो आप मानिए एक्सपोजर सभी का हो चुका है, क्योंकि आप वायरस को कंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दरवाजा आपने बंद किया, दरवाजे के नीचे जो जगह होती है जिसके कारण दरवाजा फ्लोर पे फ्रीली मूव करता है, उससे भी वायरस निकल के बाहर दूसरे कमरे तक जाएगा। लेकिन ये जरूरी है, ये बात जरूर है कि उस वायरल लोड, वायरस का कॉन्सेंट्रेशन उस हवा में कम होता है बनिस्बत कि आप सामने सामने किसी के टच में आ रहे हैं। अगर एक व्यक्ति आइसोलेटेड है, 10 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, सिम्टम फ्री हो गया, निकलता है, तो इमीडिएटली उस कमरे को सैनिटाइज कराना है, पूरी तरह से क्लीन कराना है। अदरवाइज देखा गया ड्राई और हॉट इन्वायरमेंट में
वायरस 72 घंटे के बाद डीनेचर्ड हो जाता है। ये वुहान सिटी की स्टडी पब्लिश हुई थी, इसमें देखा गया था कि ड्राई एंड हॉट दोनों चाहिए, उसमें वायरस 72 घंटे के बाद डीनेचर्ड होता है। तो बेहतर है 72 घंटे इंतजार करके ऑटो सैनिटाइजेशन ना करवा के आप उस कमरे को सैनिटाइज करा दें, फिर उस कमरे में जाएं। जी। सर, इसके अलावा अगर कुछ और प्रिकॉशंस आप बता सकें जो कि घर के अंदर लोग रह रहे हैं, और कुछ लोग को मैं जानती भी हूँ ऐसा जिनको कि एक किसी को हुआ लेकिन बाकी पूरी फैमिली जो है वो सेफ रही। तो मतलब अगर आप बता पाएं कि ये चीजें आप और एक्स्ट्रा कॉशियस हो या एक्स्ट्रा ध्यान रखें, तो ताकि बाकी लोगों में स्प्रेड नहीं हो और बाकी लोग बचने के उनके चांसेस ज्यादा हों। पहले तो सभी के मन से मैं भ्रांतियां दूर करना चाहता हूं कि कोरोना का संक्रमण, आप अगर सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई बच जाएगा, तो संभव नहीं है। संक्रमित सबको होना है। जी। एसिम्प्टोमेटिक आप रहें या कम लक्षण आके निकल जाए, कोशिश हमारी इतनी रहनी चाहिए। तो इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो जाना आपके पैनिक का कारण नहीं होना चाहिए। कितने लोगों की नींद खराब है, लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं अगर मैं संक्रमित हो गया तो क्या करूंगा। कुछ और नहीं होने से करोगे, पहले लोग डर कुछ रहे हैं, मतलब ऐसे वाला डर है, होने खौफ से है कि पहले, हो गया जो। जी। जी, होने से पहले लोग डरे हुए हैं। आप मान के रखिए जितने वायरस पार्टिकल अभी हैं, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, दो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस में, वायरल लोड, हाई वायरल लोड एंड लो वायरल लोड। हाई वायरल लोड आपके ऊपर ना आए। हाई वायरल लोड इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, हाथ धो। हाई वायरल लोड का मतलब इकट्ठे बहुत सारे वायरसेस सामने संक्रमित व्यक्ति से आपके शरीर के अंदर घुस जाए। तो जब तक आपका शरीर तैयार होगा, एंटीबॉडी बनाएगा या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तैयार करेगा, तब तक आपका डैमेज बहुत हो चुका है। लेकिन अगर आप संक्रमित होते हैं लो वायरल लोड, मतलब कम कम वायरस का लोड आपको मिल रहा है, तो आपको जानलेवा नहीं होगी बीमारी, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने जीवन शैली में सुधार, पिछले साल काफी लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जीवन शैली में सुधार की, कोरोना पॉजिटिव भी हुए, या तो एसिम्प्टोमेटिक रहे या छोटे मोटे लक्षण आके निकल गए। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि संक्रमण हो भी जाए तो या तो बीमारी ना हो, या बीमारी हो तो जानलेवा ना हो। अब इसकी कोशिश करनी कि हमारी क्षति कम से कम हो। तो क्या करना है आपको? शुद्ध भारतीय भोजन कीजिए। बिल्कुल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर को बंद कर दिए। समझ लीजिए कि आपके जीवन का सत्य यही है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं बोलूंगा सत्य। दर्शक जो भी सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा सत्य। शुद्ध भारतीय भोजन पे आ जाइए आप। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इटसेल्फ ही आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखने में काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात बताता हूँ, हल्दी। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वर्ल्ड प्रूवन है, साइंस मान चुका। एंटी कैंसर उसमें प्रॉपर्टी है, P53 हाइपरमिथाइलेशन को वापस करता है। इस तरह की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर हैं भी, कि नहीं मैं डॉक्टर ही हूँ। मेरी बातचीत से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं योग गुरु टाइप के तो नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है शुद्ध भारतीय भोजन। ये आपके एंटीबॉडी सर, बनने में यहाँ जो सॉरी मैं क्षमता बीच में चाहिए। इंटरप्ट कर रही हूँ, जी, और मुझे एक सवाल एक्चुअली मेरे मन में आ गया आपकी बातचीत को देखते हुए, कि आपने जो कहा कि हल्दी बहुत मतलब असरदार है, वो तो हम लोगों ने भी पढ़ा है कई बार। लेकिन हल्दी को जो है वो रॉ फॉर्म में खाना ज्यादा इफेक्टिव होगा, असरदार होगा, या फिर जैसे हम लोग आम भारतीय खाने में हल्दी का इस्तेमाल होता ही है तमाम चीजों में, तो वो भी इक्वली इफेक्टिव? बिल्कुल। हल्दी का रॉ फॉर्म ज्यादा इफेक्टिव, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप अनोइंगली हल्दी की मात्रा भारतीय खाने में इतना डाल देते हैं कि कुछ इसका पार्टिकल डिनेचर्ड भी हो, तो शरीर में इतनी चीजें चली जाएं इसकी अच्छी वाली कि आपको बचा लेगा। और अगर कच्ची हल्दी खा सकें, कच्ची हल्दी का पाउडर ले सकें किसी फॉर्म में, तब तो और भी इफेक्टिव है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। तो दूसरा, आपको शुद्ध भारतीय भोजन में हाई फाइबर डाइट मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा मिलती है, प्रोटीन मिल जाता है। ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करने में। अगर ओवरवेट है, वजन ज्यादा है, तो वजन कम करें। जिम मत जाइएगा, जिम जाने से मैं मना करता हूँ। योगासन करें, घर पे करें, और उससे आपका वजन कम होगा। प्रॉपर स्लीप, सर्काडियन रिदम एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ब्रेन में, उसका काम ही होता है कि सूरज के जगने से, मतलब सूरज की किरणें निकलने से आपको जगाएगा और शाम को सुलाएगा। लेकिन आज इंसान इसको बिल्कुल उल्टा किया हुआ है, रात को 2-3 बजे सोता है और सुबह 10 बजे जगता है। ये गलत है। इससे आपके एंटीबॉडी के डिस्टर्बेंसेज होते हैं, वेट गेन होता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल अपना कम करें, नींद पूरी लें, और इन सब तरह के प्रिकॉशन। अच्छा, ओबियसली जो एडिक्शन हैबिचुएशन में है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की चीज,
इनको अवॉइड करें, कुछ कुछ परहेज करें अपनी जीवन शैली में। अगर संक्रमण हो भी जाएगा आप ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। सर यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल मेरे मन में रह गया, वो ये कि आपने कहा कि हमें ये जीवन शैली इस तरह से फॉलो करनी चाहिए और बहुत आइडियल तरीका है, होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि आजकल के जो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी की डिमांड है कि देर रात तक काम करना है या पूरे होल नाइट ड्यूटीज होती हैं, तो ऐसे में इसको बॉडी क्लॉक के हिसाब से चीजों को जो है फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उन लोगों के लिए भी आप कुछ सलाह अगर दे पाएं कि वो कैसे जितना मतलब अप टू मैक्सिमम अपने आप को फिट रख पाए या जितना हो पाए ऑप्टिमाइज कर पाए अपनी चीजों को हेल्थ की जी तरफ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं मेरी सलाह में कोशिश ये होती है कि डुएबल हो, जो इंसान कर सके। मैं भी जानता हूं कि इस तरह कई प्रोफेशन हैं, कई जॉब हैं जिसमें ये संभव नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, पूरी तरह संभव नहीं है। उनके लिए क्या है कि 8 बजे के बाद जितने घंटे आप जग रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा बर्डन है। तो आप क्या करें, उसमें सिर्फ आप अपना काम जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरी बात, उस काम को खत्म करने के बाद रात में आप सोशल मीडिया पे जो घंटे 2 घंटे बेवजह बिताते हैं उसको बंद कीजिए। रात में बेवजह मत जगिए। उसके लिए जितनी देर आप रात में 8 बजे के बाद लंबा जगे, हम लोग कहते हैं कि स्लीप डिप्रेवेशन, इतनी देर मतलब नींद की कमी आपकी होगी, उसका हाफ पार्ट आप सुबह जल्दी जगिए, लेकिन उसका आधा हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल रात को 3 घंटे आपको ज्यादा जगना पड़ा तो दिन में 1.5 घंटे आप सो लें। अदरवाइज एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में सोने के लिए मैं मना करता हूं कि सुबह आप जगें, रात को ही सोएं, दिन में सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन व्यक्ति की जॉब के कारण इस तरह की समस्या है, उनके लिए है कि जितने घंटे रात में एक्स्ट्रा जगह हैं उसका आधा वक्त दिन में आप नींद ले लें, ताकि बॉडी को जो वियर एंड टियर होता है उसको हील करने की क्षमता दिन में सोने से मिल जाए। ये थोड़े से बदलाव आपको करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपका कुछ नेटवर्क इशू हो गया है और बहुत सारी जानकारी जो है वो आपने हमें दी भी है। कोरोना की सेकेंड लहर पर हम लोगों ने बात की, थर्ड वेव की क्या पॉसिबिलिटी है उस पर बात की, और जो लेंसेट की जो स्टडी है उसका क्या मतलब एक्चुअल में वो कितना, उसको लेकर कितना डरने की जरूरत है और क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, तमाम चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस की। आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।